प्यारे विद्यार्थियों, मैं लोकेश सिंह राजपुरोहित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। आपके 10th क्लास के अंदर भी लगता है और 12th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर आपके लगता है। रणथंभौर के चौहान वंश की हम बात करेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश का प्रमुख प्रतापी शासक कौन था, रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि ये टॉपिक है जो आपके 10th बोर्ड के अंदर और 12th बोर्ड के दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस टॉपिक से चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही है। तो अपन थोड़ी बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश की। तो ठीक है, रणथंभौर के चौहान। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी रणथंभौर में। तो अपन बात करते हैं गोविंदराज ने। किसने स्थापना की? गोविंदराज ने। ठीक है, ये किसका पुत्र था? ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का ये क्या था? पुत्र था। और इसने ही क्या की थी? रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कब स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है कि 1194 ईस्वी के अंदर इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कि रणथंभौर का दुर्ग कैसा है, इसके लिए क्या क्या बात की है अबुल फजल ने, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा था। कौन सा दुर्ग कहा? बख्तरबंद दुर्ग कहा था। और उसने ये भी कमेंट किया था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे है और ये दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अब देखो अपन आगे बात करेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण शासक की, हमीरदेव चौहान की, जो आपके 10th और 12th क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लगता है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो अपन बात करेंगे अब हमीरदेव चौहान की। तो चौहान की बात करेंगे हमीरदेव चौहान की, तो उससे पहले अपन बात करते हैं उसके पिता के नाम की कि उसके पिता का नाम क्या था। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, उसके पिता का नाम था आपके जत्र सिंह। ठीक है, जत्र सिंह का क्या था? ये पुत्र था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि सबसे प्रतापी शासक था कहां का? रणथंभौर का प्रतापी शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। ऐसा कहा जाता है कि इसने कुल अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े। 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में वह विजेता रहा। अब अपन थोड़ी बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। नॉर्मल सा दुर्ग बना देता हूं मैं आपके सामने। जैसा भी बना, बहुत अच्छा बना है। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं। एक तो यहाँ पर है मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, याद रखना। और ऐसे कहा था। और एक यहाँ पर है आपका नौलखा दरवाजा, बहुत फेमस है भाई, याद रखना, नौलखा दरवाजा। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? एक ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 32 खंभों की न्याय की छतरी है। यहाँ पर 32 खंभों की न्याय की छतरी है। ऐसा कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने कराया था। किसकी याद में? अपने पिता की याद के अंदर करवाया था। अब
देखो आगे बात करते हैं हमीरदेव के प्रमुख ग्रंथ की, कि हमीरदेव चौहान के ऊपर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो हमीरदेव चौहान का शासन रहा था आपके 1282 से लगाकर 1301 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद अपन इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। जिसमें सबसे पहला आता है आपका हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। दूसरा ग्रंथ आता है आपका हमीर रासो। और तीसरा ग्रंथ आता है आपके हमीर हट। ठीक है, ये प्रमुख 3 ग्रंथ आते हैं और इनकी प्रमुख रचना किसने की थी। एक तो होता है आपका नयचंद सूरी, दूसरा है आपका सारंगधर और तीसरा व्यक्ति है आपका चंद्रशेखर। इन तीनों ने हमीर के ऊपर क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे अपने। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना किसने की, नयचंद सूरी ने। और दूसरा है आपका हमीर रासो, जिसकी रचना की आपके सारंगधर ने। और फिर तीसरा ग्रंथ है आपका हमीर हट, जिसकी रचना की है चंद्रशेखर ने। अब देखो इसके हमीरदेव चौहान के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान था बड़ा ही हट्टी स्वभाव का था, कि उसको हट धारण करने का बहुत ही ज्यादा मन किया करता था और बहुत ही हट्टी स्वभाव का था। इसलिए इतिहासकारों ने उसको हट्टी हमीर के नाम से जाना जाता है और उसको हट्टी हमीर नाम दे दिया था। अब देखो हट्टी हमीर नाम दे दिया और उसके लिए क्या पंक्ति कही गई कि सिंह समन सदपुरुष वचन कदली फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये पंक्ति कही गई थी कि सिंह सदपुरुष वचन की जो सत्य पुरुष होते हैं उनके वचन हमेशा फलते हैं, और जो केले वगैरह होता है कदली भी हमेशा एक बार ही फलती है, और एक स्त्री को हल्दी भी जीवन में हमेशा एक बार ही लगती है। उसी प्रकार हमीर भी बड़ा हट्टी स्वभाव का था, एक बार हट धारण कर लेता था तो वापस पीछे नहीं हटता था। देखो इसका दिखता ज्यादा सबूत अपने पास है, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका युद्ध होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो थोड़ी अपन आगे बात करते हैं इसकी। सबसे पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। यहां पर मैंने बना लिया रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी अपन को बना दी झाइन दुर्ग। अब आप कहोगे कि कुंजी क्या होती है। कुंजी का मतलब ये होता है कि यदि आपको रणथंभौर का दुर्ग जीतना है, रणथंभौर और ये झाइन, ठीक है, यदि आपको रणथंभौर के दुर्ग को जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा, झाइन दुर्ग को जीतना होगा। झाइन दुर्ग को आप जीतोगे तभी आप किसको जीत पाओगे, रणथंभौर के दुर्ग को जीत पाओगे। तो सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है जेके द्वारा। जेके का मतलब हो गया आपका जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया जाता है झाइन दुर्ग पर। कब किया जाता है, 1291 ईस्वी में आक्रमण होता है, और यहाँ पर जेके द्वारा क्या हो जाती है, उसकी विजय होती है, ठीक है। और फिर इसकी जो सेना होती है यहाँ पर लगा दी जाती है। अब किसको जीतना है, रणथंभौर को। लेकिन लंबे समय तक घेराव रहता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को कौन नहीं जीत पाता है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाता है, और उसको हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो अपन चर्चा करेंगे कि होता है क्या और क्या कमेंडमेंट करता है जेके। देखो क्या कमेंडमेंट करता है उसके बारे में बता देता हूं आपको। इसके द्वारा एक कमेंडमेंट की जाती है कि ऐसे दुर्ग तो मैं अपने मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसे इसके द्वारा कमेंट की जाती है। ऐसा कहा जाता है इसके द्वारा कि ऐसे दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, ऐसी कमेंट की जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अब अपन थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जेके द्वारा आक्रमण किया गया, सफलता नहीं मिली, फिर आक्रमण किया जाता है 1296 के अंदर एके के द्वारा, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका रीजन भी हम सुनेंगे। हमीरहट ये कहता है, हमीरहट एक महाकाव्य है, हमीरहट महाकाव्य के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसका नाम था आपके मोहम्मद शाह। वो जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना होती है एक आक्रमण के द्वारा धन लूट कर लेकर आने वाली होती है, और धन लूट कर जब ये वापस आती हैं तो जो प्रमुख 3 सेनापति होते हैं, एक तो मोहम्मद शाह, नुसरत खां और उलुग खां, ये प्रमुख 3 व्यक्ति होते हैं। तब हमीर महाकाव्य कहता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और मोहम्मद शाह सारा धन लेकर कहां चला जाता है, हमीर देव चौहान के पास चला जाता है। एक तो प्रमुख कारण ये हो गया आक्रमण करने का। दूसरा प्रमुख कारण, अब देखो हमीर महाकाव्य तो ये कहता है और हमीरहट अलग ही बात करता है। हमीरहट तो ये कहता है कि मोहम्मद शाह का अफेयर था, कहते हैं अफेयर की बात करता है। इसका अफेयर था किसके साथ, तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के साथ। इसकी वजह से क्या हो गया, वो भागकर कहां आ गया, हमीर देव चौहान के पास आ गया, और हमीर देव चौहान को शरणागत की रक्षा करने वाला भी कहा जाता है, और इसकी वो क्या करता है, रक्षा करता है। अब देखो ये प्रमुख कारण हो गए हमला करने के। अब देखो आक्रमण होगा एक शानदार, ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो अब आगे अपन बात करेंगे आक्रमण की, ठीक है। एक तरफ तो मैंने रणथंभौर कर लिया और एक तरफ अपन ने कर लिया दिल्ली। आप कहोगे सर दिल्ली क्यों किया, अलाउद्दीन खिलजी कहां का शासक है भाई, दिल्ली का शासक है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली और रणथंभौर के बीच क्या होगा, अब युद्ध होगा। कौन सी ईस्वी के अंदर, 1301 ईस्वी के अंदर क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। ये युद्ध किया जाता है और इस युद्ध के ऊपर प्रमुख रूप से बहुत सारी हानियों का भी सामना करना पड़ता है। देखो क्या क्या नुकसान होते हैं इस युद्ध के अंदर, कि एक एक की जो सेना होती है, उलुग खां और नुसरत खां, के नेतृत्व में ये आक्रमण करने का आते हैं रणथंभौर पर। रणथंभौर पर क्या किया जाता है, इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है, और इस युद्ध के अंदर किसकी हार होती है, हमीर देव चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्मदेव द्वारा जौहर किया जाता है। जौहर किया जाता है। देखो जौहर वो होता है कि जब कोई स्त्री होती है अपने प्राण त्याग दे अपने पति की मृत्यु के बाद, उसको हम जौहर कह सकते हैं। सबसे पहला जौहर यहीं पर हुआ था और ये था आपका जल जौहर, ठीक है। और जहां पर जौहर और केसरिया दोनों हो जाता है उसे हम कहते हैं साका, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात को, ठीक है। अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। जौहर हो गया, साखा, दोनों चीजें हुई यहाँ पर, क्योंकि हमीरदेव चौहान की नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है और रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया जाता है। क्या होता है सर, ठीक है। केसरिया वही होता है कि पुरुष जब युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, केसरिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है आक्रमण समाप्त, और यहाँ पर हो जाता है किसका अधिकार, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर हो जाता है आधिपत्य,
ठीक है। और इसके लिए अमीर खुसरो एक बात कहता है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। ये पंक्ति कही जाती है अबुल फजल के द्वारा। याद रखना इस बात को कि अबुल फजल ने युद्ध के बाद कौन सा वाक्यांश कहा था, युद्ध की विजेता के बाद अलाउद्दीन खिलजी की, तो उन्होंने कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या कहा गया? कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, का घर हो गया। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। से आपका इस प्रकार से आपके रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है वो समाप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर यही था और यहीं से प्रथम शाखा की शुरुआत होती है। उसके बाद चित्तौड़ के अंदर होता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1300, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो रानी पद्मदेव थी वो अपने साथ पद्मला तालाब के अंदर पारस पत्थर लेकर भी साथ में उन्होंने जल जौहर किया था। पारस पत्थर बहुत कीमती धातु होता है जिसके बारे में हमें इतनी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी कहानियां सामने आती है। देखो अब अपन आगे बात करेंगे कि दूसरा जौहर कब होता है। मेवाड़ के अंदर होगा 1303 ईस्वी में। उसके बाद जौहर होता है मेवाड़ के अंदर ही, मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर 1537-38 ईस्वी के अंदर कर्मावती के द्वारा किया जाता है। और जो आखिरी जौहर होता है जो 1567-68 के अंदर किया जाता है, उदय सिंह जब राजा होता है वहां का, उस समय इस प्रकार का जौहर किया जाता है। तो इस प्रकार के जौहर होते हैं अपने पूर्ण रूप से निम्न रूप से यहाँ पर किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो।